नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आईटी शेयरों में भारी बिकवाली, बाजार पर पड़ी भारी। निफ्टी करीब 100 पॉइंट की गिरावट के साथ 25,850 के करीब। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। बैंक निफ्टी फ्लैट, मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट। एआई की चिंता बढ़ने से निफ्टी आईटी इंडेक्स 4% टूटा। वहीं साल अब तक करीब 10% से ज़्यादा फिसला इंडेक्स। उधर इन्फोसिस और परसिस्टेंट में भी कमजोरी कायम। आज के बिग स्टॉक्स में सेक्टर के ऊपर किया गया था सटीक एनालिसिस। आईटी के साथ रियल्टी, केमिकल और कैपिटल मार्केट शेयरों में भी दबाव। इन करीब 1% फिसले तीनों इंडेक्स। मेटल्स, ऑटो और चुनिंदा एनबीएफसीज में खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीडी पड़े सटीक। खराब नतीजों के चलते एलजी करीब 5% फिसला। तीसरी तिमाही मुनाफा करीब 62% घटा। उधर मजबूत चार्ट्स के दम पर फोर्टिस और टीवीएस में खरीदारी का मूड अभी भी कायम। वही कमजोर चार्ट के चलते कोफोर्ज करीब 4% टूटा। चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ। और हमारे साथ इस शो में पिछले शो से मानस जायसवाल और अमित सेठ बने हुए हैं। साथ ही ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर और निर्मल बांक के विकास सालुंखे भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में मार्केट ट्रेंड्स पर हम बात करेंगे 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन से। और साथ ही मार्केट टेक्निकल्स पर कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान भी जुड़ने वाले हैं। ये सब कुछ लाइंड अप है शो में, लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर डालते हैं। और निफ्टी करीब करीब अब रिकवरी दिखा रहा है आपको। 90 पॉइंट नीचे है, 25,862 पर आया। आज का लो 25,822 था। आज सुबह हमने एक बात की थी कि जितना 25,800 के करीब आप बाय करें फ्रेश पोजीशन के लिए, वो आपके लिए शायद एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा रहे। बैंक निफ्टी 60,800 पर है। ये रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी का, 60,800 से 61,000 का। आज मार्केट की दिक्कत ऑब्वियसली आईटी है। आईटी इंडेक्स में अभी भी बड़ी गिरावट इस समय आपको दिखाई देगी और ये करीब करीब 4% नीचे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन इंप्रूव हो रहा है, सुबह के मुकाबले तो बेटर हुआ है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स अभी भी काफ़ी नीचे है, करीब करीब 0.5% नीचे, लेकिन वो जो गैप काफ़ी बन गया था वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखें तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। सबसे ऊपर आईटी तो कोफोर्ज, एलटीआईएम, इन्फोसिस, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, टीसीएस, टेक महिंद्रा, केपीआईटी, विप्रो, एचसीएल टेक, ओएफएसएस। और अगर इन्फो एज को भी लूजली आप क्लासीफाई करें तो पहले 12 के 12 लूजर्स सभी आईटी और इससे रिलेटेड स्पेस में हैं। गेनर्स में अशोक लेलैंड और हीरो मोटोकॉर्प तो और एसबीआई। ऑब्वियसली एसबीआई वापस इंटरडे हाई पर आया। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आप ठीक ठाक मूव्स देख रहे हैं। वीरो जी हाँ, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। निफ्टी फुली अटैम्प्ट करता हुआ अपने लॉसेस को रेस्ट्रिक्ट करने का। चलिए अब एक काम करते हैं, इसी प्रोसेस में अब हमारे जो मेहमान हैं आज क्या ट्रेड्स पिक कर रहे हैं उन पर बातचीत करते हैं उनसे। मानस जी और अमित जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी होंगे और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर, ताज़ा तरीन नज़रिया लेकर सचिन जी और विकास जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। सचिन, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग अमित जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। वीरू जी, यहाँ पर ध्यान मेरा निफ्टी फार्मा के इंडेक्स पे है। मुझे लग रहा है कल के सत्र में जिस तरीके से क्लोजिंग आई है, काफी सिग्निफिकेंट हर्डल इसने पार किया है ऑन क्लोजिंग बेसिस। इसका जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस था वो उसने पार किया था एंड क्लोजिंग उसके ऊपर रखी है। तो मुझे लग रहा है जो एक रिकवरी बन रही है वो शानदार है। मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों में यहाँ पर एक अच्छी तेजी बन सकती है। तो मेरे दोनों स्टॉक आइडियाज फार्मा रिलेटेड ही है। पहला तो होगा लॉन्ग इन लुपिन। यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हमने देखा है 2200 लेवल के आसपास एंड जिस तरीके से वापस यहाँ पर एक फ्रेश मोमेंटम बन रहा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 2300 लेवल को भी पार कर देगा। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। लुपिन के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 2200 पे ही लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे रहा है जिससे हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है वो है ग्लेनमार्क फार्मा। यहाँ पर भी एक कंसिस्टेंट हायर बॉटम सीक्वेंस नजर आई थी। जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट 30 मिनट्स चार्ट पे हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी मोमेंटम काफी सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 2080 से लेके 2160 ये दो टारगेट्स के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1990 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, ग्लेनमार्क आपका यहाँ पर एक बाय कॉल है। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे 2018 पे ट्रेड करता हुआ। विकास, आपके दो ट्रेड्स।
ये दोनों भी मेरे बाय रहेंगे। पहले तो इंडस टावर मुझे स्ट्रांग लग रहा है, अभी भी उसमें लगता है कि एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। 492 का टारगेट यहाँ पे देखने मिलेगा। 464 का इंपॉर्टेंट बेस इंट्राडे में बन चुका है, तो उसी की स्टॉप लॉस से इसमें बाय किया जा सकता है। दूसरा रहेगा मनप्पुरम में 307 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। जिस हिसाब से इसमें लास्ट कुछ दिनों में देखा है कि अपर साइड में एक रुकते हुए देखने मिल रहा था, लेकिन वापस 300 का इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेस बन चुका है। तो 300 के स्टॉप लॉस से मनप्पुरम में बाय करना है। 320 का टारगेट मुझे यहाँ पे आते हुए देखने मिल रहा है। ओके, मनप्पुरम फाइनेंस 307 पे आपका बाय कॉल। मानस, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? तो देखिए, पहला ट्रेड रहेगा श्रीराम फाइनेंस में। श्रीराम फाइनेंस में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 1054, 1054 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 1100 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। जो दूसरा स्टॉक है वो फार्मा स्पेस से है, बायोकॉन में खरीदारी करनी है, जहां पर स्टॉक ने अपने 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 376 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट आपको 398 के सेट करने हैं। ओके, आज फार्मा में एक बार फिर से अगर आप देखें सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अमित जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेन जी, पहला ट्रेड शॉर्ट साइड में विप्रो रहेगा। विप्रो ने एक इम्पोर्टेंट लेवल अपना 225 का ब्रेकडाउन दिया है। काफी वीकनेस है इस काउंटर में। फ्यूचर्स में लगभग इसका प्राइस 221 के आसपास है। इसे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस रहेगा 225 का। टारगेट्स हमारे रहेंगे 210 के। दूसरा ऑन द लॉन्ग साइड रहेगा टीवीएस मोटर्स। इसका कॉल ऑप्शन भी थोड़ी देर पहले दिया था। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। जिस हिसाब से स्टॉक मोमेंटम और अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसे बाय करें। 3840 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 4000 रुपीज के रहेंगे टीवीएस मोटर। ओके, चलिए यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो गए एक एक करके। और अब निफ्टी छोटे से अगर आप देखें एक रिवर्सल की, एक पुलबैक की तैयारी कर रहा है और वो ओवरसोल्ड निफ्टी आईटी छोटा सा रिएक्शन देता हुआ। चलिए अभी काम करते हैं, विषय को चेंज करते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल्स और फंडामेंटल दोनों पहलुओं को मिलाते हैं। हम एक अर्निंग सीजन का पूरा दौर देख चुके हैं, ट्रेड डील, बजट, सब कुछ, और उसके बाद चार्ट्स क्या कहते हैं। और अगर आप इन तीन एलिमेंट्स को और इवेंट्स को और मिला दें तो यहाँ से आगे की पिक्चर क्या है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान अनुज जैन, प्रेसिडेंट 361 की मौजूद हैं इस वक्त। अनुज जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैम। आज यानी 12 तारीख जब आपसे बातचीत हो रही है, उससे पहले हमने 10 दिन में क्या क्या देख लिया है ना। ट्रेड डील भी देख ली, बजट भी देख लिया, अर्निंग सीजन भी देख लिया, और मोर और लेस अर्निंग सीजन अच्छा रहा। अगर आप सिर्फ एक बड़े डिसअपॉइंटमेंट को, दैट्स आईटी, जो कि उस एआई के फीवर में इस वक्त कोलैप्स कर रहा है, अगर छोड़ दे तो मोटे तौर पे ठीक रहा। आपकी रीडिंग क्या कह रही है इस बात के मद्देनजर कि थोड़ी सी एफआईएस की लिक्विडिटी फिर इंडियन मार्केट्स को चेज कर रही है? प्रोस्पेक्टिव क्या बन रहा है आपका निफ्टी और निफ्टी बैंक पे इस वक्त, अनुज जी? गुड मॉर्निंग वीरेन। तो जैसे कि आपने कहा कि ये 10 दिन में ऐसा लगता है कि काफी कुछ, लगभग जो इवेंट शायद 2 या 3 महीने में होते हैं वो 15 दिन में हो चुके हैं। जो आपकी पहली चीज मैंने सुनी वो ये कि एफआईएस का इनफ्लो, दो चीजें हैं उसका कारण। कि एक तो आपकी ट्रेड डील उसके लिए काफी इसेंशियल है। वो जो एक डर था कि शायद ट्रेड डील ना होगी, वो हट गया। उससे आपके रुपी को स्टेबिलिटी मिली है। अगर आप देखेंगे तो इवन दी चाइनीज करेंसी हैज बीन स्ट्रेंथनिंग, एंड हमारे लिए कोई कारण नहीं था कि हम रोज गिरते जा रहे हैं। अब अगर स्टेबिलिटी आएगी तो एफआईएस को पैसा डालने में थोड़ी सी एक सपोर्ट आएगा। और कल हमने बेसिकली एक हमारी फर्म ने एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के ऊपर कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें बात यही हो रही थी कि अगर यूएस वीक लग रहा है तो कहाँ कहाँ पैसा जाएगा। तो उसमें इमर्जिंग मार्केट्स, जिसके अंदर इंडिया का करीब एक 15-16% एमएससीआई में वेटेज है, पैसिव ही सही। अगर इंडिया के ऊपर जब हम इंटरनेशनली बात करते हैं तो फंड मैनेजर्स कोई खास पॉजिटिव इस समय है नहीं। ऑब्वियसली हम एआई ट्रेड नहीं थे, पिछले साल हमने अंडर परफॉर्म किया, वो सबको पता है। बट आगे जाते हुए भी मल्टीपल कोई ऐसा चीप नहीं है, तो क्या ट्रिगर होगा? आई थिंक मेनली तो आपको पैसिव फ्लोज में मिलेगा कि अगर इमर्जिंग मार्केट्स पे फ्लो होगा, अगर डी डॉलराइजेशन की वजह से, तो उसका एक पैसिव फ्लोज में ही आपको इनफ आ जाएगा कि आपका मार्केट एक 10 से 15% का रिटर्न ओवरऑल बिटवीन योर डोमेस्टिक एंड योर इंटरनेशनल फ्लोज दे देगा। तो आई थिंक वो एक कारण है जिससे, अगर आप देखेंगे, चाहे आईटी टूटा है
आई थिंक आईटी के टूटने से ही आपके निफ्टी के ऊपर मेरे ख्याल से कम 200 से 300 पॉइंट का एक असर निफ्टी पे होना चाहिए था, बट आप उसके बावजूद 25,800 होल्ड कर रहे हैं, आप 26,000 पे अटेम्प्ट बार बार कर रहे हैं, तो वो एक काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट गिरने को तैयार नहीं है। आई थिंक सेक्टर रोटेशन होगा जिसमें आप मेटल्स, बैंकिंग, इंफ्रा, जहाँ पे बजट में, यहाँ पे बजट का आ जाता है कि जो बजट के प्लेस हैं वो आके आपको सपोर्ट देंगे। बट आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि 25,500 टूटेगा। इनफैक्ट 25,800 को भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आई थिंक कॉम्बिनेशन इज गुड। यू मे कंसोलिडेट, बट आई थिंक दैट्स अ हेल्दी थिंग। इट्स अ हेल्दी थिंग। अच्छा, हमारे इस बाजार को स्टेबल रखने में अनुज जी बहुत बड़ी भूमिका निफ्टी बैंक की है, स्टिल होल्डिंग इटसेल्फ एट 60,500, और उसको होल्ड करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है पीएसयू बैंक्स ने और एसबीआई के नंबर्स ने। एसबीआई के नंबर्स माइंड ब्लोइंग रहे। अभी आपका क्या कहते हैं मैम कि पीएसयूज को स्टिल लॉन्ग रखें, फ्रेश एडिशन की गुंजाइश कहाँ कहाँ पर है पीएसयूज में, एंड दैट ह्यूज स्पेस, जो एक बड़ा स्पेस क्रिएट हो गया है बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू एंड प्राइवेट, उसको कैसे फिल करना है? देखिए, एसबीआई के रिजल्ट्स वो सो गुड कि वो खुला और वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। द सेकंड टियर बैंक्स उसमें जो है और थर्ड टियर बैंक्स है, मैं पीएससी को 3 टियर में देखती हूँ। तो सेकंड टियर विल डेफिनेटली बेनिफिट, एंड आई थिंक अगर क्वार्टर रिजल्ट्स इस बार और अगली बार पॉजिटिव रहे तो मेरे ख्याल से आप 8 से 10% अभी भी उसमें और देख सकते हैं। एसबीआई ऑब्वियसली ने काफी कुछ कर दिया और लार्ज है। जहां तक कि प्राइवेट बैंक्स हैं, आई थिंक आपने जो रिजल्ट्स देखे उसमें कुछ ने अच्छे दिए, जैसे कि एक्सिस ने, कुछ के ओके थे, कुछ में ये ओवरहैंग था कोटक में कि भैया ये आईडीबीआई लेगा। तो मेरे ख्याल से माय होप वुड बी मोर ऑन कोटक नाउ कि अगर ये 440 445 क्रॉस करेगा तो ये एक्चुअली 500 505 के लिए, जो ये बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है ये बैंक, प्रोबेबली ये उस तरफ चल सकता है। तो आई एम होपफुल बोथ ऑन प्राइवेट एंड पीएसयू। आई थिंक ओवरऑल बैंक निफ्टी के ऊपर आई वुड रिवाइज की, जो मैं पहले बोल रही थी कि ये 62 तक जा सकता है, मेरे ख्याल से अब जो फॉर्मेशन हो रहा है, एंड मैं कोई शॉर्ट टर्म टारगेट्स नहीं दे रही हूँ, वो एक 63,000 तक का हो रहा है। तो आई वुड बी पॉजिटिव लॉन्ग टर्म। दिस में प्ले आउट ओवर 3 to 6 months. आई एम नॉट टॉकिंग एज अ वीकली थिंग। प्लस आपके एनबीएफसीज, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बैंक्स, आपके एनबीएफसीज विल ऑल्सो गिव यू सपोर्ट, वी हैव सीन दैट। So I think the entire financial sector, whether you break it कि आप उसको PSU में बोले, प्राइवेट बैंक्स में बोले, NBFCs लेंडर्स बोले, इनफैक्ट अगर REC PFC का भी क्लैरिटी आती है जो बजट में अभी तक आई नहीं है, तो आई थिंक वो लेंडर्स भी आपको काफी कुछ मूवमेंट दे सकते हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर जो लगभग 35% है निफ्टी का, आई थिंक वो काफी सपोर्ट देगा इस सेक्टर को। ओके, चलिए, तो ये बैंक्स पे आपका अनुज जी एक व्यू हो गया। अब आते हैं कुछ ऐसी शाखाओं पे, ब्रांचेस पे और सेगमेंट्स पे अनुज जी, जिनकी प्रेजेंस मिड कैप में बहुत होती है, और मैं एक दो स्पेस आपके सामने रखूंगा। फॉर इंस्टेंस, लुक एट हॉस्पिटल स्टॉक्स। इन्होंने 2021 से 25 में अच्छा पैसा बना के दिया, लेकिन 25 के आखिरी क्वार्टर में एक अनवाइंडिंग थी, शॉर्टिंग प्रेशर था, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, लिक्विडेशन हुआ। बट लुक एट अपोलो के नंबर्स को देखिए, और मैं इवन Q2 के नंबर्स अच्छे थे मैम, और इनके एक्सपेंशंस ठीक ठाक गुजरे थे, और अपोलो के नंबर्स के बाद फिर इस पूरे स्पेस ने रफ्तार पकड़ ली। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल और CDMO, जेनरिक, आपका ध्यान कहाँ पर है इस वक्त फार्मा में इस वक्त? बेसिकली हम हॉस्पिटल्स पे पॉजिटिव हैं, इनफैक्ट अपोलो हमारे पोर्टफोलियोज में है, एंड हमने भी वो जो आपने कहा कि पूरा साल वैसे देखा है, देख के पेशेंट्स के बाद अब रिजल्ट दिख रहा है, एंड हम CDMO पे पॉजिटिव हैं। तो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हॉस्पिटल्स, इवन डायग्नोस्टिक्स, एंड अगर आपके बजट में मेडिकल टूरिज्म के ऊपर एक पॉजिटिव बायस है, आई थिंक पहले तो आपके जो बड़े हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स हैं दे विल गेन, और स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो आपके आई के हैं, या दोज विल बी द वंस व्हिच विल गेन द मोस्ट। तो मेरे ख्याल से व्यू पूरे साल के लिए पॉजिटिव होगा। ऑल्सो एक चीज आप और समझिए ना, अगर आपका 15% आईटी फंड बेच रहा है, पीएमएस बेच रहा है, इंडिविजुअल बेच रहा है, तो वो फ्लो कहाँ करेगा? वो फ्लो करेगा आपका डोमेस्टिक
चीजों में मेरे ख्याल से एफएमसीजी विल आल्सो गेन फ्रॉम इट। आपका अगर आप स्ट्रॉन्ग समर बोल रहे हैं तो उसके रिलेटेड स्टॉक्स विल आल्सो बिहेव पॉजिटिवली टुवर्ड्स इट, एंड आई थिंक हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक्स जो एक बजट में पॉजिटिव बायस है वो ऑल्सो प्ले आउट करेगा। तो आईटी का एलोकेशन जो फ्लो होगा वो लो बीटा, जो लो रिस्क लेना चाहते हैं वो इन तरफ जाएगा, और जो हाई रिस्क हाई बीटा टाइप के हैं वो मेटल्स की तरफ जाएगा। तो वो स्ट्रैटेजी समझ के आप देखेंगे कि निफ्टी कैसे मूव कर रहा है, तो आपको एक फ्लो दिख जाएगा कि ये पैसा निकल के ऐसे जाएगा। तो वो मेरे ख्याल से एक 15% का रिटर्न, 17% का रिटर्न बहुत कन्वीनियंटली यहाँ से निफ्टी एक साल में देगा, विद दी स्टॉक्स गिविंग प्रॉब्ली 18-19%। ओके अच्छा, मैंने अपोलो हॉस्पिटल का जिक्र किया, आप लोग के पोर्टफोलियो में भी है ये, और मैं मतलब मोहताज था अपने इस प्रश्न में कि भाई अर्निंग्स जहाँ पे अच्छी हो। अनुज, एक बात तो है कि जहाँ अर्निंग्स अच्छी हैं बाजार ताबड़तोड़ चेज कर रहा है, स्ट्रेंथ को बाजार लोकेट करने की कोशिश कर रहा है। लुक एट ऑटो, कितना शानदार और जीता जाता उदाहरण है इसका ये। मेरा प्रश्न ये होगा ऑटो में अनुज जी कि हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट अशोक लेन अल्टीमेटली। ये इससे मेरे को एक बात याद आई कि हमने काफी एनएससी हाँ, के, इट वाज वन ऑफ आवर बिगेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमने से, तो हर कोई हमसे पूछता है कि विच इज द नेक्स्ट एनएससी, एंड हम बोलते हैं एनएससी इज द नेक्स्ट एनएससी। तो उसी तरीके से मैं बोलती हूँ कि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो, अगर आई डोंट थिंक कि आपकी सीवी साइकिल अभी मच्योर हो गई है, तो सीवी साइकिल का पूरा प्ले अभी अशोक लेलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स, तो मैं तो अभी उसमें ही इन्वेस्टेड रहूंगी। मेरे ख्याल से दूसरा स्टॉक ढूंढने के लिए अगर आपके पास ऑब्वियसली टाटा मोटर्स का सीवी है तो वो रखिए, बट आई डोंट थिंक देयर इज अ बिग रश कि मैं अशोक लेलैंड से अभी निकल के दूसरा स्टॉक ढूंढूंगी। आई थिंक स्टेइंग विद द लीडर विल ऑलवेज बी वेरी पॉजिटिव। स्टे विद द लीडर्स, और जहाँ पे परफॉर्मेंस है उसी को चेस करिए। कोई और बास्केट अनुज जी जो आपको नंबर्स के आधार पे बहुत अच्छी नज़र आ रही है और मेरे जहन में इस वक्त ना हो, उदाहरण के तौर पे प्राइस वाइज, नॉट एग्जैक्टली अर्निंग्स वाइज, बट व्हाट अबाउट वाइट गुड्स? हालांकि एलजी के नंबर्स अच्छे नहीं हैं, बट उसकी प्लेसमेंट थोड़ी एग्रेसिव थी, पोस्ट लिस्टिंग जो गेंस तब तक वो होल्ड कर रहे थे, बट व्हाट अबाउट ब्लू स्टार, वोल्टास, यहाँ पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? आई थिंक इस बास्केट में आपका ब्लू स्टार सबसे अच्छा लगता है, बट ओवरऑल पूरा बास्केट अच्छा करेगा। गिवन दैट इट्स अ स्ट्रॉन्ग समर, गिवन कि 2 साल से, 1.5-2 साल से इन स्टॉक्स ने, चाहे वो वाटर फिल्टर्स हैं चाहे वो एसीज हैं, किसी ने कुछ किया नहीं है। आई थिंक यू विल गेट अ गुड मूव इनटू दीज। आई थिंक जहां मुझे इनफैक्ट अब थोड़ी रिस्क लग रहा है वो, अगर आप टेक्निकली देखें, फंडामेंटली देखें, तो फूड डिलीवरी गाइज आ रहे हैं ऊपर थोड़ा सा एंड वापस गिर रहे हैं। आज तो आई थिंक फ्लिपकार्ट ने भी अपना वो डाल दिया है कि मैं भी ये काम करूंगा। तो मुझे उस सेक्टर में भी स्ट्रेस लग रहा है, और वो मूवमेंट से शायद आपका जो एक मूव आउट होगा, दैट कुड प्रोबेबली कम इनटू अ लॉट ऑफ योर डिक्सन केन्स, एम्बर काइंड ऑफ थिंग्स मोर। तो चाहे उसमें कुछ काफी स्ट्रॉन्ग फॉल्स देखे आपने, बट एक फ्लो उस सेक्टर में भी दिखेगा, नंबर्स थोड़े से पिकअप होंगे, थोड़ा सा पॉलिसी सपोर्ट है, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव बायस रहेगा। एंड ऑब्वियसली मेटल्स के नंबर्स शुड स्टार्ट कमिंग इन मच बेटर विद दिस क्वार्टर, तो आई थिंक उसके ऊपर भी नंबर्स के हिसाब से आई वुड बी पॉजिटिव। अच्छा अनुज जी, जब आप अपनी टीम के साथ बैठी होंगी टेबल पे, आप लोगों ने एक सेक्टर पे अवश्य विचार किया होगा, आईटी। मतलब हम देखते हैं 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। मेरे ख्याल से अपने इस नियरेस्ट करियर में लास्ट टाइम था जनवरी 17 में, उसके बाद एक बार कोविड में लगा, एक बार लगा मार्च 25 में, और अब नाउ वी आर एट 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। और ये एआई का जो फियर हर हफ्ते हमको स्ट्राइक कर रहा है विद न्यू, आई थिंक, एआई ऑटोमेशन टूल। आप लोगों ने कॉल क्या ली है इस वक्त लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स पे, और एग्जिस्टिंग प्राइस पर व्यू क्या है आपका? देखिए, हमारे मॉडल्स में तो हमने 1.5-2 साल पहले निकल गए थे, उसके बीच बाद में ऊपर भी आया नीचे भी आया, बट एक हमारा व्यू था कि अगर एआई आ रहा है कहीं ना कुछ हम नहीं जानते थे कि एंथ्रोपिक करेगा कौन करेगा, बट हमें ये एक भय था, तो हमने उसमें से हम निकल गए थे। कभी आई वुड से प्रीडोमिनेंटली इट वाज पॉजिटिव फॉर अस, बट देयर आर पीरियड्स हमने अंडर परफॉर्म किया क्योंकि हमारे पास आईटी नहीं था।
अब जाके जो ये मूव हुआ है, ये एक कैपिचुलेशन मूव जिसको बोलते हैं हर सेक्टर का आता है, तो ये अभी शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से आपका पिछली बार आपने 33,400 के इंडेक्स के ऊपर बॉटमिंग आउट किए थे। आई थिंक वहां पे आप अगर सपोर्ट नहीं ले पाए, बिकॉज पिछली बार जब गिरा था उस लेवल पे तो ये इवेंट नहीं था। और अगर ये एक पहला आपने एंथ्रोपिक का मूव देखा है, तो कोई ना कोई अगले 3 से 6 महीने में और सेक्टर्स में भी ऐसी चीजें आएंगी। तो मेरे ख्याल से कोई क्विक रिकवरी इस सेक्टर में आने से रही है। और मेरे ख्याल से देर इज स्कोप कि अगर आप 33,400 का इंडेक्स तोड़ेंगे तो आपको 31,31,500 का इंडेक्स भी दिखेगा। तो इट्स स्कैरी। मुझे नहीं लगता है कि इसमें अभी हाथ डालना चाहिए। इट्स अ फॉलिंग नाइफ। We are positive on some of the mid caps like Persistent, like the other ones which we are watching. But हम उसको देख के लेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट होगा। आज अगर 5,500 पे मिल रहा है हमको, तो हम देखेंगे क्या 5,000 पे ठीक लगता है 10% 20% ऑफ द टोटल एलोकेशन पे। तो दिस विल बी, यू आइडेंटिफाई गुड स्टॉक्स दैट यू लाइक टू बी इन वेयर देयर इज फ्यूचर। उसमें ज्यादातर हमने देखा है मिड कैप्स, क्योंकि बड़े एलिफेंट्स होते हैं तो उनको अपना डायरेक्शन चेंज करने में टाइम लगता है, लेकिन छोटे वाले अपने आप को बहुत जल्दी अलाइन कर लेते हैं। एंड जिस तरीके से आपकी फ्रैक्टल की लिस्टिंग होगी, वो भी एक इंडिकेशन होगा कि क्या ये कंपनीज फ्रैक्टल की तरह अपने आप को अलाइन कर पाएंगी। तो उस तरीके के बिजनेस पे आए रख के और मिड कैप्स पे आए रख के मेरे ख्याल से अभी भी 8-10% का स्पेस है। वहां पे देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज बेस्ट अलाइन होती है, एंड वी वुड बी लुकिंग एट मिड कैप आईटी एट दैट टाइम। ओके अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से अगर मेरे पास समय का अभाव नहीं होता तो मैं आपसे कम से कम 2 प्रश्न और लेता, लेकिन वो कभी और सही। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी सेक्टर्स पर और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे मैम। आप चलते हैं श्रीकांत चौहान, कोटक सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, आपका व्यू और क्या चीज़ कर रहे हैं आप मार्केट में? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, वैसे मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में मेटल्स में अभी भी एक्टिविटी बनी रहेगी। और स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि अभी जैसे हमने इतने दिनों से जो एक्टिविटी देखी थी वो नॉन प्रेशियस मेटल्स में देखी थी, अभी मुझे लग रहा है कि जो एक्टिविटी देखने मिलेगी वो स्पेसिफिकली स्टील स्टॉक्स में देखने मिल सकती है। और यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर है या JSW स्टील, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी, इन सभी में मुझे लगता है कि एक कंसिस्टेंट ट्रेंड रहेगा। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, ये सब स्टॉक्स ने अपने 52 वीक हाइस को क्रॉस किया हुआ है। तो इनका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा ये लग रहा है। और करंट लेवल से मुझे वही लग रहा है कि इनमें ही कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। ऑटो एंसिलरीज में डेफिनेटली हमने देखा है कि वहां पे मोमेंटम बन रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक चल भी गए हैं, अपने वैल्यूएशंस को क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें लगता है कि अगर हमारा फोकस अगर बढ़ाना है तो नेचुरली मेटल्स में बढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जैसे कि अभी आईटी में बहुत प्रेशर है, तो BFSI पे हमें हमारा फोकस और बढ़ाना पड़ेगा। इसमें बैंक्स के साथ साथ NBFCs पे भी लगता है कि वेटेज और बढ़ेगा और वहां पे एक्टिविटी और बढ़ती जाएगी, जो यानी कि मनी फ्लो जो है वो शिफ्ट होगा फ्रॉम IT टू मे बी NBFCs। ओके, इस बीच मेरे पास एक्चुअल के नंबर्स हैं। जरा मैं एक्चुअल के नंबर्स, डॉक्टर साहब फुल में दिखाइएगा मेरे को नंबर्स। आई थिंक टिकर पे कुछ इश्यूज हैं, मैं वो नहीं देख पा रहा हूँ। और एक्चुअल 2437 पे एक स्विंग आया है। मुनाफा करीब 7,075 करोड़ रुपए का, अनुमान 2560 का। मेरे ख्याल से शायद कोई एक्सेप्शनल आइटम होगा, माइट बी बॉटम लाइन में। और मुनाफा करीब, इसको एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस फिगर से। ये थोड़ी सी फिगर जो है वो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। मुनाफा करीब करीब ये है 2118 करोड़ रुपए का मुनाफा है 2560 का, यानी फर्स्ट टिक में यहाँ पर अगर आप देखें Q3 के बॉटम लाइन नंबर में एक अंडर परफॉर्मेंस, एक नेगेटिव डाइवर्जेंस और एक याद रखिएगा यहाँ पर यस, ये फिगर अगर आप देखें स्ट्रीट के अनुमान से काफ़ी कम है। और आई थिंक नहीं, मैं इसको अभी फिगर को थोड़ा टाइम दूंगा। मेरे ख्याल से इस फिगर रेवेन्यू है 15,805 करोड़ रुपए का और नेट प्रॉफिट है 2590 करोड़ रुपए का, वर्सेस पोल जो था वो याद रखिएगा 2560 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पे प्रॉफिट की फिगर ठीक है। मैं क्षमा चाहूँगा
वो 2190 करोड़ रुपए की रकम गलत थी, इट्स 2590, इसलिए मैं थोड़ा सा रुका यहाँ पर। 2590 करोड़ का मुनाफा वर्सेस 2560, और उसके बाद आपके पास आएगी टॉप लाइन की फिगर और रेवेन्यू करीब 15805, वहाँ पे एक मिस है, याद रखिएगा, क्योंकि 16100 करोड़ रुपए के आसपास की अगर आप देखें तो यहाँ पर टॉप लाइन की एक्सपेक्टेशन थी। अभी वॉल्यूम्स के नंबर आएंगे, आई मीन द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इन एक्चुअल नंबर्स इज, याद रखिएगा, वॉल्यूम्स कैसे रहे उसको देखेंगे। ये देखिए 15805, तो यहाँ पे करीब करीब 225 करोड़ रुपए का डाइवर्जेंस है, नेगेटिव डाइवर्जेंस, और एबिटा करीब करीब 3640 करोड़ रुपए का रहा। मार्जिन्स 23%, मार्जिन्स 23% रहे वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑफ 23.20, यानी यहाँ पे शायद एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है करीब करीब 20 बेसिस पॉइंट का। तो यहाँ पर अभी तक अगर आप नंबर्स को देखें, बोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, मार्जिन्स एंड बॉटम लाइन, एक नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर है। तो शरद अवस्थी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, आपका व्यू क्या है? अभी मेरे पास मार्जिन्स के नंबर्स हैं 23%, बॉटम लाइन में एक मिस है, टॉप लाइन में एक मिस है। आपका टेक, शुरुआती व्यू एचयूएल पर, इन नंबर्स पर? हाँ जी, मुझे लगता है इबिटा लेवल पे थोड़ा सा मिस है। पैट लेवल पे तो अदर इनकम में जो 45 बिलियन का बूस्ट है उसकी वजह से थोड़ा एक्सपेक्टेशन से शायद 1-2 बिलियन ज्यादा ही है, लेकिन इबिटा मार्जिन और इबिटा के लेवल पे थोड़ा सा मिस है, मार्जिनल मिस है। और जैसी वैल्यूएशंस पे है और जो बिल्डअप पिछले कुछ समय में हुआ है, तो मुझे लगता है शायद रिएक्शन पॉजिटिव नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल इंटरनल्स में कुछ पॉजिटिव निकल के आए। मतलब आपको लगता है शरद, ये कहने में आप सक्षम हैं कि जो करंट चाहिए था हमको नंबर्स में वो मिसिंग है, इस सिंकिंग ट्रेजेक्ट्री या फिर लो ट्रेजेक्ट्री से स्टॉक को बाहर निकालने के लिए? आपका व्यू क्या होगा, प्राइस व्यू क्या होगा इस पर एक्चुअल पे? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से 50-51 टाइम पे ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगले साल भी 10-11% जैसी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अनलेस अनटिल मार्जिन साइड या डिमांड साइड का कोई पुल कंपनी बात करती है, तो मुझे नहीं लगता कि फॉरवर्ड अर्निंग्स में बहुत बड़ी कोई चेंज आएगी। तो 50 एक टाइम पे जब आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप ऊपर आने का इन रिजल्ट के बेसिस पे तो चांस कम लगता है। जी, नंबर याद रखिएगा, मिस है हर पैमाने पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लेके आइए इस वक्त 2448, और देखिए नंबर्स पे स्ट्रीट का रिएक्शन कुछ वैसा ही है। स्टॉक औंधे मुंह गिरा है और गिरता ही जा रहा है, स्पेशली मार्जिन्स और बॉटम लाइन के नंबर पे, एबिटा के नंबर्स पे रिएक्ट करता हुआ। और कहाँ हमने एक टिक लगाया था 2480 का, और अब हम 2439 पे ट्रेड करते हुए, तो कंप्लीट एक मिस। नाउ एक चीज़ और होती है शरद जी, दैट्स कॉल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस। आई मीन इन नंबर्स पे इसी स्पेस में बेटर क्या है वर्सेस एचयूएल, उसमें आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से डाबर बेटर है, और अभी इस रीसेंट करेक्शन के बाद अगर आप कॉन्ट्रा बेट्स ले रहे हैं तो आईटीसी सर्टेनली एक मिक्स एंड मैच है। प्योर एफएमसीजी तो नहीं है, सिगरेट भी है, लेकिन मुझे लगता है वो एक बहुत बढ़िया कॉन्ट्रा बेट हो सकती है इन लेवल से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी अपना एक व्यू देने के लिए। कंपैरेटिवली अगर आप देखें आपको डाबर अच्छा लग रहा है इस वक्त। श्रीकांत, आपका टेक बहुत संक्षेप में एचयूएल पर? नहीं, बिल्कुल वैसे वीकनेस है इसमें, और मुझे लगता है ये वीकनेस और बढ़ सकती है। ये स्टॉक आ सकता है 2350 से लेकर 2330 के रेंज में। करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि कोई भी लॉन्ग पोजीशन हो तो उसमें निकलना ही फायदेमंद रहेगा। श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया। क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा समय का अभाव है तो हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपके व्यूज़ के लिए। मार्केट्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पे, आई थिंक जो ये एचयूएल के नंबर्स हैं ना, वो थोड़ा सा निफ्टी की जो रिकवरी पाथ थी उसको थोड़ा सा कमज़ोर करता हुआ, यस, नो डाउट अबाउट दैट। अभी फिलहाल एक छोटा सा अगर आप देखें तो हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, ब्रेक नहीं लेंगे जनाब, क्योंकि अब अगले कार्यक्रम के संचालन के लिए और श्रेया और कंचन आ चुके हैं, है ना? दिखा दीजिए जनाब। लग रहा है मुझे दिखाने का मन नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। आ गए सर स्क्रीन पर, विदा ले सकते हैं आप। ओवर टू यू।